ओके, तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1, 2, 3, 4 ये हम कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, 1 के अंदर राइट्स था, क्या क्या राइट्स हैं हमारे पास में, ऑडिटर के पास में, वही बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एक्सेस, वाउचर्स पे एक्सेस, राइट इंफॉर्मेशंस और इंक्वायरीज लेने का राइट है। ठीक है, देन सबसेक्शन 2 के अंदर हमने पढ़ा था कि ऑडिट रिपोर्ट एड्रेस किसको होगी, मेंबर्स ऑफ द कंपनी को एड्रेस होगी। और ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ रहेगा कि हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनीज एक्ट की कंप्लायंसेस और कोई अदर एक्ट एप्लीकेबल होता है तो सबको फुलफिल किया है और हमारा क्या ओपिनियन है वो ओपिनियन उसके अंदर लिखा रहेगा। सबसेक्शन 3 के अंदर था हमारे पास में कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें लिखी हुई रहेगी। बहुत ही सिंपल सा था सबसेक्शन 3। या फिर इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऑडिटर की क्या क्या ड्यूटीज है, दोनों चीजें तरीके से क्वेश्चंस आ सकता है आपके। देन सबसेक्शन 4 ये था कि अगर सबसेक्शन 3 का आंसर रिजल्ट नेगेटिव होता है, लाइक हमें पॉइंट ए दिया हुआ है कि वेदर ऑल इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इज गैदर्ड और नॉट, है ना, हमारा ओपिनियन बनाने के लिए हमने इंफॉर्मेशन और सारी एक्सप्लेनेशंस कलेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए। अब इसका आंसर नो में है, नेगेटिव है, तो उसके रीजंस भी आपको आपके ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखने हैं। ये चीज हमें बोलता है सबसेक्शन 4। नाउ वी आर स्टार्टिंग सबसेक्शन 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है सबसेक्शन 5, 6 एंड 7 और 8। ये 4 सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 9 सबसेक्शन 9, 10 और 11 ये इररिलेवेंट सेक्शन है फॉर एग्जाम पर्पस। ठीक है, और ना ही इनमें कुछ भी समझाने लायक है। तो आज हमारे मेन सेक्शंस रहेंगे सबसेक्शन 5, 6, 7, 8, 4 सबसेक्शंस। ठीक है, टाइम मिला तो सबसेक्शन 12 हम आज स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज हम उसे कल स्टार्ट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है फॉर एग्जाम पर्पस सबसेक्शन 12। अभी सबसेक्शन 5 स्टार्ट कर रही हूँ। सबसेक्शन 5 बहुत ही सिंपल सा है, क्या कि अगर कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, सीएजी अपॉइंट करता है। तो ऑडिटर अपनी एक कॉपी, ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी किसको सबमिट करना चाहिए, सीएजी को भी सबमिट करना चाहिए। ठीक है, तो एक कॉपी वो अपनी किसको देगा, सीएजी को देगा। नाउ इसके साथ में सबसेक्शन 5 हमें ये कहता है कि सीएजी के पास में राइट है, सीएजी के पास में राइट है कि हम उस ऑडिटर को डायरेक्शंस दे सकते हैं। हम मतलब सीएजी डायरेक्शंस दे सकते हैं कि आपको ऑडिट किस मैनर के अंदर करनी है ना। अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, वो आपको किस मैनर के अंदर ऑडिट करना है, ये चीज सीएजी आपको एक डायरेक्शन दे सकती है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे या किसी भी टाइप का कोई भी डायरेक्शन सीएजी जो ऑडिटर अपॉइंट कर रही है गवर्नमेंट कंपनी के लिए, उसको डायरेक्शंस दे सकती है। नाउ अगर ऐसे कोई भी डायरेक्शंस ऑडिटर को दिए जाते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ में ये सारी चीजें वो बताएगा कि भाई आपके डायरेक्शंस का के ऊपर किस तरीके से एक्शन लिया गया और उसका अकाउंट्स के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें सबसेक्शन 5 बताता है। वापस से बता रही हूँ, क्या सबसे पहले सबसेक्शन 5 बोलता है कि भाई गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट होता है, सीएजी अपॉइंट होता है। ये हमने सबसेक्शन 139 के सेक्शन 139 के अंदर ही पढ़ लिया था। नाउ ये सेक्शन कहता है कि हम जो सीएजी हैं, सीएजी जो ऑडिटर अपॉइंट कर रही है उसको
मैनर प्रेस्क्राइब कर सकती है, एक डायरेक्शन दे सकती है कि आपको कैसे कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करना है, फर्स्ट चीज। नाउ सेकंड पॉइंट, ऑडिटर को एक ऑडिट रिपोर्ट का कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, किसको? सीएजी को सबमिट करना पड़ेगा। साथ में आप जो डायरेक्शंस अगर इशू किए हैं तो उन डायरेक्शंस का आपने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया, उसका क्या इफेक्ट हुआ, ये चीज भी आपको रिपोर्ट में लिख करके सीएजी को देना पड़ेगा। तो आइए रीड करते हैं सबसेक्शन 5 क्या है हमारा। In the case of a government company or any other company owned or controlled directly or indirectly by the central government, by state government or partly by central government, partly by one or more state government, है ना। ये तो हमें क्या आ गई, गवर्नमेंट कंपनी की पूरी डेफिनेशन हो गई कि गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या हो गया, जिसे गवर्नमेंट ने ओन कर रखा है या कंट्रोल कर रखा है। गवर्नमेंट कोई सी भी हो सकती है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो या वन और मोर स्टेट हो, ठीक है, ये आप लोगों को सबको पता है। The CAG of India shall appoint the auditor under subsection 5 or 7 of section 139। जो हमने गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर का अपॉइंटमेंट पढ़ा था, सब्सीक्वेंट एंड फर्स्ट ऑडिटर, उससे रिलेटेड सबसेक्शन का रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपली ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ऑडिटर कौन अपॉइंट कर रहा है? सीएजी अपॉइंट कर रहा है। एंड डायरेक्ट द मैनर इन विच द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। सीएजी के पास में राइट है कि वो क्या कर सकती है, ऑडिटर को मैनर डायरेक्ट कर सकती है कि किस तरीके से आपको ऑडिट करना है। Thereupon, the auditor so appointed shall submit a copy of audit report to CAG. Among other things include the directions, if any, issued by the CAG, the actions taken thereon, and its impact on the accounts and financial statement of the company। ठीक है, आगे की ये लाइन क्या बोल रही है? ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करना है? सीएजी को। साथ में क्या सबमिट करना है? अगर ऐसा कोई डायरेक्शन दिया तो उसके ऊपर क्या एक्शंस लिए, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये दोनों चीजें आपको किसको सबमिट करनी पड़ेगी? सीएजी को सबमिट करनी पड़ेगी। सबसेक्शन 5 क्लियर? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई खास ऐसी बात नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, ऐसा कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 6 पे आते हैं। सबसेक्शन 6 इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ क्या है यहाँ पे समझिएगा, पहले नॉर्मली फिर रीडिंग करवाती हूँ। ये जो मैंने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करवाई सीएजी को, सबसेक्शन 5 के अंदर जो सीएजी को मैंने ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करवाई, जब सीएजी को ये ऑडिट रिपोर्ट मिली उसके 60 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन सीएजी को ये ऑडिट रिपोर्ट रिसीव हुई उसके 60 डेज के अंदर अंदर सीएजी के पास में एक राइट है, क्या? कि वो सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है। सप्लीमेंट्री ऑडिट कब होती है? जब सीएजी को एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशंस चाहिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस चाहिए, ठीक है। आपने जो ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है उसके अलावा वो और कुछ जानना चाहता है कंपनी के बारे में, इन दैट केस उसके पास में एक राइट है। वो राइट सबसेक्शन 6 दे रहा है, क्या? कि सीएजी 60 डेज के अंदर अंदर एक और ऑडिट कॉल कर सकती है जिसे कहते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट। जैसे समझिए ईयर चल रहा था आपका 2021 के लिए आपने किसी एक्स पर्सन को सीएजी ने ऑडिटर अपॉइंट किया था, सीएजी ने ऑडिटर अपॉइंट कर दिया, ऑडिटर ने टाइमली ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करवा दी, ठीक है। जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करवाई सीएजी उसे क्या करेगा? चेक करेगा। जब भी उसे टाइम मिलता है सीएजी उसको रीड करता है, चेक करता है। नाउ सीएजी को लगता है कि मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपके ऑडिट एविडेंसेस से पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसने जो डायरेक्शंस इशू किया था उसका जो भी कोई पर्टिकुलर पर्पस था, वो पर्टिकुलर पर्पस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है, किसी भी रीजन से। अब ऑडिट सीएजी चाहता है कि मैं इसी फाइनेंशियल ईयर की, जिसकी ऑलरेडी ऑडिट हो चुकी है,
अभी अभी मिस्टर एक्स करके गए हैं, तो उसी फाइनेंशियल ईयर की किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर या फिर पूरी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की किसी पर्टिकुलर टॉपिक के पे भी हो सकता है, या फिर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का भी हो सकता है कि मैं चाहती हूँ कि वापस से क्या हो, इसकी ऑडिट हो, ऑडिट हुए हुए अकाउंट्स की वापस से ऑडिट हो रही है। ठीक है, टाइम पीरियड कितना दिया, 60 डेज। जब हमको मेन ऑडिट रिपोर्ट मिल गया था, हमारा फर्स्ट ऑडिट रिपोर्ट, उसके 60 डेज के अंदर अंदर सीएजी क्या कॉल कर सकती है, सप्लीमेंट्री ऑडिट कॉल कर सकती है। क्यों कॉल कर रही है, क्योंकि उसे इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो नाउ ये सप्लीमेंट्री ऑडिट के लिए सीएजी वापस से कोई पर्सन ऑथोराइज करता है। जरूरी नहीं है कि वो पर्सन वही हो जो ऑलरेडी ऑडिटर अपॉइंटेड था, कोई अनदर बंदा भी ऑडिटर अपॉइंट करके हम उससे क्या करवा सकते हैं, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकते हैं। ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, सीएजी ही अपॉइंट करेगा। तो नाउ सप्लीमेंट्री ऑडिट उसी मैनर में होगी जिस मैनर में सीएजी ने आपको कहा है। ठीक है, देन ऑडिटर जो सप्लीमेंट्री ऑडिटर था वो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा, सीएजी को सबमिट करेगा। देन सीएजी उस सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेगा। अगर उसे लगता है कि उसे कुछ कमेंट करना चाहिए इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, है ना, मतलब कोई ऑब्जर्वेशंस आए हैं, उन ऑब्जर्वेशन के ऊपर और हमें कोई कमेंट करना है, तो सीएजी के पास में राइट है कि वो कमेंट भी कर सकता है इस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, नाउ ऑडिट रिपोर्ट और ये सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट दोनों ही किसके पास भेजे जाएंगे, कंपनी के पास में। सीएजी के पास तो आ गए ना दोनों, सीएजी ने तभी तो कमेंट किया है। ठीक है, तो सीएजी अब ये किसको भेजती है, कंपनी को भेजती है। कंपनी दोनों ही ऑडिट रिपोर्ट, मेन ऑडिट रिपोर्ट प्लस सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट, दोनों ही ऑडिट रिपोर्ट एजीएम के सामने रखती है। वहां पे राइट है कि इस रिपोर्ट को पढ़ा जा सकता है, ऑडिटर पढ़ सकता है, मेंबर्स उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा सबसेक्शन था, समझ में आया। हम क्या कंडक्ट करवा सकता है सीएजी, कौन सी ऑडिट, सप्लीमेंट्री ऑडिट। कितने टाइम पीरियड के अंदर होती है ये ऑडिट, 60 days फ्रॉम द अर्लियर ऑडिट जो ऑडिट उसने दी है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा, सप्लीमेंट्री मैम आपने ये पर्टिकुलर पर्पस वाला क्या बताया था, एक बार रिपीट कर दो। किसी भी पर्पस के लिए सप्लीमेंट्री ऑडिट वो करवा सकती है, जैसे उसे लगता है कि ट्रांजैक्शन, परचेजेस ट्रांजैक्शन के अंदर मुझे और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो उसके लिए सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकती है। और हो सकता है कि वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ही वापस से सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा ले। ओके मैम। तो नाउ सप्लीमेंट्री ऑडिट फाइनेंशियल ईयर एंड होते ही होगी या उससे पहले भी कोई ऑडिट होती है, फिर ही सप्लीमेंट्री ऑडिट होती है। पहले ऑडिट आएगी ना सीएजी के पास, फिर अगर उसे लगेगा तो सप्लीमेंट ऑडिट कराएगा। बिल्कुल, पहले एक मेन ऑडिट होती है जो हर ईयर के लिए हम सीएजी ने 180 डेज के अंदर ऑडिटर अपॉइंट किया था, वो ऑडिटर मेन ऑडिट करता है। देन अगर सीएजी को रिक्वायरमेंट लगती है तो वो कॉल करता है सप्लीमेंट्री ऑडिट। ओके, नाउ ये जो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट होती है प्लस जो मेन रिपोर्ट होती है किसके सामने रखी जाएगी, एजीएम में मेंबर्स के सामने रखी जाएगी। ठीक है, और दोनों ही रिपोर्ट्स सेम मैनर में, जो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी जाती है, ऑडिटर के पास में राइट है, वो सारी चीजें यहाँ पे भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगी। क्लियर सबसेक्शन 6 सबको? मैम एक बार आप सीएजी के पास जो राइट था ना वो कमेंट को वाला एक बार बता दो। सेकंड राइट ये था कि सीएजी इन ऑडिट रिपोर्ट, जो सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट मिलेगा उसे, उसके ऊपर अगर उसे कोई कमेंट करना है तो वो उस पर कमेंट भी कर सकती है। लाइक उसे कुछ और कहना है एक्स्ट्रा अपने कंपनी के बारे में, तो वो वहाँ पे सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट के साथ में अपने कमेंट्स भी अटैच कर सकती है।
ओके मैम। ठीक है। नाउ सबसेक्शन 7 के अंदर एक दूसरी ऑडिट का नाम आ रहा है जो है टेस्ट ऑडिट, है ना। अच्छा, ये सप्लीमेंट्री ऑडिट केवल नॉन गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, केवल गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, या दोनों के लिए बातें कर रही थी हमने ये? हम गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट ओनली गवर्नमेंट कंपनी के लिए ये राइट है यहाँ पे, क्योंकि सीएजी गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी के लिए ये सारी बातें हो रही है। गवर्नमेंट कंपनी का ही ऑडिटर सीएजी अपॉइंट करता है। ओके, तो सबसेक्शन 5, 6 और 7 तीनों ही गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिटर के लिए स्पेसिफिक दिए हुए हैं। जो ऊपर 1, 2, 3, 4 थे वो सबके लिए थे, गवर्नमेंट को भी वो राइट था, नॉन गवर्नमेंट ऑडिटर को भी वो राइट्स थे, ड्यूटीज थी। 5, 6 और 7 केवल सीएजी के रेस्पेक्ट में है, यानी कि ओनली गवर्नमेंट कंपनी के रेस्पेक्ट में। नाउ 7th पॉइंट के अंदर, सबसेक्शन के अंदर आपको सेकंड ऑडिट का नाम आ रहा है, दैट इज टेस्ट ऑडिट। दैट इज टेस्ट ऑडिट। टेस्ट ऑडिट क्या होती है? सप्लीमेंट्री ऑडिट तो क्या हो गई, मेन ऑडिट होने के बाद में होगी आपकी 60 डेज के अंदर अंदर, अगर जरूरत पड़ी तो टेस्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट कॉल कर सकता है ऑडिट सीएजी। नाउ टेस्ट ऑडिट क्या होता है कि जैसे मुझे मान लो किसी गवर्नमेंट कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की चेकिंग करनी है, मेरी अभी तक मेन ऑडिट हुई नहीं है, ठीक है, बट फिर भी मैं ड्यूरिंग द ईयर टेस्ट ऑडिट करवाना चाहती हूँ कि आप क्या कीजिए कि कंपनी के अंदर जाकर के सेल्स के ट्रांजैक्शंस को, परचेज के ट्रांजैक्शंस को जाकर के चेक करके आ जाइए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा ऑडिटर पढ़ रहे, स्टैट्यूटरी ऑडिटर पढ़ रहे, जो कि ईयर एंड पे ही जाता है नॉर्मली। अब मेरा अपॉइंटमेंट तो हो जाता है 180 डेज के अंदर अंदर, मैं कभी भी सरप्राइज चेक पे जा सकती हूँ, मैं कभी भी आपकी कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए या एक सरप्राइज चेकिंग या राउंड काटने के लिए आ सकती हूँ। ये राइट सारे ऑडिटर्स के पास होता है। बट सीएजी को लगता है कि मुझे क्या करना है, मुझे प्रॉपरली किसी पर्टिकुलर एरिया का ऑडिट करना है। उसे कुछ भी रीजंस होंगे उसके पास में कि यहाँ पे कोई इस पर्टिकुलर एरिया में फ्रॉड हो रहा है, या फिर यहाँ पे कुछ है ना इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे से नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि इसकी और ऑडिट हो जाए। तो बिफोर कि हमने एनुअल ऑडिट कर लिए है, हमने फुल ईयर का ऑडिट कर लिया है, ठीक है, उससे पहले ही सीएजी के पास में राइट है कि वो क्या करवा सकता है, एक टेस्ट ऑडिट करवा सकता है। कंपलसरी नहीं है कि टेस्ट ऑडिट करवाएगा ही करवाएगा। अगर लगता है सीएजी को कि यार मेरे को टेस्ट ऑडिट करवानी चाहिए, तो वो टेस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर देगा और ऑडिट करवाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के, ठीक है। क्लियर सबको सबसेक्शन 7? Yes, ma'am. What is the difference between test audit and supplementary audit? मैम टेस्ट ऑडिट तो पहले होता मैम है। टेस्ट ऑडिट तो पहले हो जाएगी और हाँ, होता है। सप्लीमेंट्री बाद में होती है मेन ऑडिट के। Yes. क्या टाइम पीरियड है सप्लीमेंट्री ऑडिट का? 60 days from the date of main audit, है ना। और टेस्ट ऑडिट का कोई टाइम पीरियड गिवन है क्या? नो मैम, कोई ऑडिट टाइम से पहले given करवा लो। नहीं है। और जब भी सीएजी को लगता है वो ऑर्डर पास कर देगा, टेस्ट ऑडिट करवानी है, टेस्ट ऑडिट करवाएगा। जो भी टेस्ट ऑडिटर है वो अपॉइंट कर देगा, और टेस्ट ऑडिटर ये रिपोर्ट किसको सबमिट करेगा? सीएजी को, ठीक है। जो ऑडिटर अपॉइंट कर रहा है उसी को वो जाकर के रिपोर्ट सबमिट करेगा। यस। Without prejudice to the provisions of this chapter मतलब क्या है? मतलब ये चैप्टर मैंने आपको समझाया था, देखो कि लॉ के अंदर जो भी चीजें होती है, एक मिनट, लॉ के अंदर जो भी पॉइंट्स होते हैं हम उनको अलग अलग चैप्टर्स के अंदर डिवाइड करके रखते हैं। जैसे आपके कंपनीज एक्ट के अंदर इतने सारे चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 to लेकर चैप्टर 29 तक, ठीक है।
टोटल 29 चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स के अंदर क्या कर रखा है इन्होंने, अलग अलग चीजें डाल रखी है। जैसे देखिए यहाँ पे प्रिलिमिनरी है तो इसके अंदर सेक्शन 1 एंड 2 आ रहा है केवल। देन इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस हैं उसके लिए चैप्टर नंबर 2 बनाया हुआ है, तो 3 to 22 चैप्टर यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमारे लिए जो वर्ड का है चैप्टर, विदाउट प्रेजुडिस टू दिस चैप्टर, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं 10। ऑडिट एंड ऑडिटर्स से रिलेटेड कौन सा चैप्टर है, कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट का चैप्टर 10 है। तो चैप्टर 10 के अंदर टोटल कितने सेक्शंस हैं, सेक्शन 139 टू सेक्शन 148। अब ये क्या बोल रहा है कि हमने जो ऑडिटर, मेन ऑडिटर अपॉइंट विदाउट प्रेजुडिस टू दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर के अंदर जितने भी सेक्शन है उनको हार्म पहुंचाए बिना, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि टेस्ट ऑडिट हो गई तो मेन ऑडिटर की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको मेन ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। टेस्ट ऑडिट आप अपनी इच्छा से एक एडिशनल ऑडिट करवा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेन ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर का मतलब है इस पूरे चैप्टर में जितने भी सेक्शंस आ रहे हैं उनको बिना हार्म पहुंचाए। आप एक और सीएजी के पास में क्या है, एक और राइट है। क्या राइट है कि आप टेस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। मेन ऑडिट से पहले होता है ना? यस, मेन ऑडिट से ड्यूरिंग द ईयर कभी भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया क्या मीनिंग है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर। The CAG in case of any company covered under subsection 5 and subsection 7 of section 139, ये कौन सी कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज है। सिंपल सी बात है, सीएजी सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज में ही अपना इंटरफियरेंस करता है। तो सीएजी गवर्नमेंट कंपनी के केस में इफ ही कंसीडर्स नेसेसरी, अगर उसे लगता है कि ऐसा मुझे करना चाहिए, ओनली इन दैट केस, जरूरी नहीं है कि टेस्ट ऑडिट करवानी है। बाय एन ऑर्डर cause test audit to be conducted of the accounts of such company, वो कंडक्ट करवा सकता है टेस्ट ऑडिट किसी कंपनी के लिए। एंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, नाउ ये जो सेक्शन है ये सीएजी का सेक्शन है, सीएजी एक्ट का, वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग इतना याद रखना है कि सीएजी के पास में एक और राइट है क्या, कि वो टेस्ट ऑडिट करवा सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट ऑडिट होगी कैसे, इसके लिए आपके ऊपर सेक्शन 19A ऑफ सीएजी रूल्स एक्ट का लगता है, दैट इज नॉट कंपल्सरी टू लर्न। ओके, क्लियर? यस मैम। चलिए नाउ सबसेक्शन 8 पे चलते हैं हम। और जस्ट वेट फॉर 2 minutes। ओके, नाउ सबसेक्शन 8। देखिए आप लोगों को अगर याद है तो कल अपने सबसेक्शन 8 का रेफरेंस आया था जब अपन ब्रांच ऑडिटर के बारे में पढ़ रहे थे। कल अपन ने क्या पॉइंट पढ़ा था ब्रांच ऑडिटर के बारे में, कुछ याद है? मैम आपने ये बताया था कि मतलब एक से ज्यादा ब्रांच है, आपने रिलायंस का एग्जांपल दिया था, तो उसको कंसोलिडेटेड एक और वो बनानी पड़ती ब्रांच रिपोर्ट पूरी रिलायंस की एक साथ, ऐसा बताया था। मैंने ऐसे बताया था जैसे रिलायंस है, रिलायंस की बहुत सारी ब्रांचेस है, तो एक ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारी ब्रांचेस की ऑडिट करे, तो हम ब्रांच ऑडिटर दूसरा भी अपॉइंट कर सकते हैं और कंपनी ऑडिटर दूसरा भी रख सकते हैं, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा था। नाउ सबसेक्शन 8 एक दूसरे को रिपोर्ट भेजते ना हर ब्रांच की। हाँ, जो ब्रांच ऑडिटर होता है वो मेन कंपनी ऑडिटर को अपनी ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट सेंड करता है। मैम जो ऑडिटर होता है वो राइट होता है ना अदर ब्रांच के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगवा सकता है ना? बिल्कुल। नाउ
सबसेक्शन 8 जो है वो मेरा पूरा ब्रांच ऑडिटर से रिलेटेड है कि ब्रांच ऑडिटर हो कौन सकता है, ठीक है। तो अगर किसी कंपनी का ब्रांच ऑफिस है तो वहां पे ब्रांच ऑफिस पे मैं चाहूं तो मैं या तो कंपनी ऑडिटर को ही अपॉइंट कर सकती हूँ, ठीक है। मैं चाहूं तो मेरे कंपनी ऑडिटर को, जो मेरा मेन कंपनी ऑडिटर है, उसी को ब्रांच ऑडिटर भी बना सकती हूँ कि भाई तुम्हें मेरी ब्रांच ऑफिस का भी ऑडिट कर लेना। बट अगर मान लो कि मुझे उसको ब्रांच ऑडिटर नहीं बनाना है, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उसको ब्रांच ऑडिटर बनाऊं, मैं किसी और को ब्रांच ऑडिटर बनाना चाहती हूँ, तो सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस है वो सारे प्रोविजंस इस ब्रांच ऑडिटर पे भी एप्लीकेबल होंगे। मतलब सीए होना चाहिए, और सेक्शन जो 139 141 अपन ने पढ़े, क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशन, हर एक चीज ब्रांच ऑडिटर पे भी एप्लीकेबल होगी। तो एक आप पर्सन को या फिर एक फर्म को ब्रांच ऑडिटर बना सकते हो जो कि क्वालिफाइड है एज एन ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए अंडर दिस एक्ट। सबसे फर्स्ट चीज। नाउ सेकंड चीज, अगर मेरी ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो जो मैंने अभी अभी प्रोविजन बोला था कि कंपनी ऑडिटर या फिर कोई ऐसा बंदा जो ऑडिटर बन सकता है, ये कौन सी ब्रांचेस के लिए कहा मैंने? वो ब्रांचेस जो मेरी इंडिया के अंदर ही है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अगर मेरी ब्रांच इंडिया से बाहर है तो मैं किसको ब्रांच ऑडिटर बना सकती हूँ? तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने 3 लोगों को राइट दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है। अगर मेरा ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो वहां पे मैं किन किन लोगों को ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट कर सकती हूँ? फर्स्ट बंदा कौन हुआ? फर्स्ट बंदा हुआ कंपनी ऑडिटर खुद, ठीक है। अगर मेरे को लगता है कि यार कंपनी ऑडिटर को मैं इंडिया से बाहर भेज दूंगी, वही ऑडिट करके आ जाएगा, तो मेरी इच्छा है तो मैं उसको भी ब्रांच ऑडिटर बना सकती हूँ। नाउ सेकंड, एनी अकाउंटेंट, कोई अकाउंटेंट भी ब्रांच ऑडिटर बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली अकाउंटेंट का मीनिंग क्या आ रहा है? रियल में चार्टर्ड अकाउंटेंट ही मीनिंग है इसका, बट वर्ड्स हमें अकाउंटेंट ही लिखा हुआ है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में भी वर्ड अकाउंटेंट ही लिखा हुआ आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं लिखा हुआ आएगा। तो ये मत सोचना कि अकाउंटेंट ऑडिट नहीं कर सकता है। यहाँ पे कंपनीज एक्ट ने वर्ड ही अकाउंटेंट लिख के दिया है, इसलिए एग्जाम में भी वर्ड अकाउंटेंट ही आएगा। नाउ थर्ड बंदा कौन हो सकता है? एनी अदर पर्सन जो कि उस कंट्री के एक्ट के अकॉर्डिंग ऑडिट कर सकता है, ठीक है। थर्ड बंदा कौन बोला मैंने? कोई भी ऐसा बंदा जो उस कंट्री के, जिस कंट्री के अंदर मेरी ब्रांच है, से लंदन के अंदर मेरी ब्रांच है, तो लंदन में तो मेरा कंपनीज एक्ट 2013 नहीं चलेगा ना, वो तो इंडिया का एक्ट है, ठीक है। तो नाउ वहां पे जो भी एक्ट पर्टिकुलर चलता हो, उस वहां के एक्ट के अकॉर्डिंग कौन बंदा ऑडिट कर सकता है, उस बंदे को भी मैं वहां पे ऑडिट करने भेज सकती हूँ। क्योंकि वो आउटसाइड इंडिया है तो आउटसाइड इंडिया के प्रोविजंस एप्लीकेबल करवा के हमने क्या करवाई है? ऑडिट करवाई है। तो आप 3 बंदों को आउटसाइड इंडिया अपॉइंट कर सकते हो एज एन ऑडिटर। फर्स्ट कौन था? कंपनी का ऑडिटर, ऑडिटर। सेकंड अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, है ना, वर्ड अकाउंटेंट ही याद रखना है। नाउ थर्ड, एनी अदर पर्सन जो स्किलों के अकॉर्डिंग ऑडिट कर सके, ठीक है। नाउ इस जस्ट वेट, ये जो ब्रांच ऑडिटर होता है, इनकी भी ड्यूटीज और पावर सेम होती है जो कि एक कंपनी ऑडिटर की होती है, ठीक है। मतलब इनका भी ड्यूटी है कि वो ऑडिट रिपोर्ट बनाए, इनका भी ड्यूटी है कि ऑडिट रिपोर्ट में वो सारे पॉइंट्स लिखें, इनका भी राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे एक्सेस ले सकते हैं, वाउचर्स पे एक्सेस ले सकते हैं, इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं। तो राइट्स और ड्यूटीज में कहीं डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आपकी राइट्स वही रहेगी जो मेन ऑडिटर की है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रांच ऑडिटर हो तो हम आपका राइट रिड्यूस कर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यस, नाउ क्वेरी। मैम अकाउंटेंट सीए ही होगा ना, आपने यही बोला था ना? हाँ, होगा सीए ही,
ठीक है, बट क्योंकि अकाउंटेंट तो नॉर्मल एक 11वीं पास इंसान भी आज की डेट में अकाउंटिंग का काम करता है, तो उसको अकाउंटेंट ही बोला जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम इन डेप्थ मीनिंग जाकर के देखेंगे ना, तो अकाउंटेंट का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है, ठीक है, नॉर्मल अकाउंटेंट नहीं है। बट फॉर एग्जाम पर्पस और फॉर बुकिश नॉलेज हमें यहाँ पे अकाउंटेंट वर्ड ही याद रखना है। अकाउंटेंट का नॉर्मल मीनिंग मत लेना, इसका मीनिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है। ओके ओके, तो नाउ अपन रीड करते हैं सबसेक्शन 8, वेयर अ कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस, द अकाउंट्स ऑफ दैट ऑफिस शैल बी ऑडिटेड। कौन ऑडिट कर सकता है उस ब्रांच ऑफिस की, वो लिखा हुआ है, ईदर बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर द कंपनी, यानी कि कंपनी ऑडिटर, है ना, जिसको हम बाद में कंपनी ऑडिटर कहने वाले हैं, अंडर दिस एक्ट, और बाय एनी अदर पर्सन। अगर मेरा इंडिया में ही ब्रांच ऑफिस है तो मैंने 2 जनों को बोला था आपको, या तो कंपनी ऑडिटर खुद ही बन जाए या फिर कोई ऐसा दूसरा बंदा जो कि क्वालिफाइड है एज ए कंपनी ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए अंडर दिस एक्ट, तो हम उस दूसरे बंदे को क्या कर देंगे, ब्रांच ऑडिटर बना देंगे। तो बाय एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी अंडर दिस एक्ट एंड अपॉइंटेड एज सच अंडर सेक्शन 139, ठीक है, यानी सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग ही हमें उसे क्या करना पड़ेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा। रूल्स सारे सेम चलेंगे, चाहे ब्रांच ऑडिटर हो चाहे मेन कंपनी ऑडिटर हो। नाउ where the branch office is situated in a country outside India, like लंदन के अंदर है, यूएसए के अंदर है, कहीं और है मेरा ब्रांच, तो अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस शैल बी ऑडिटेड either by the कंपनीज ऑडिटर, फर्स्ट बंदा हो गया कंपनी ऑडिटर, खुद ऑडिटर बन सकता है, सेकंड बाय एन अकाउंटेंट, कोई अकाउंटेंट, या फिर थर्ड बाय एनी अदर पर्सन duly qualified to act as an auditor of the accounts of the branch office in accordance with the laws of that country। जिस कंट्री में मेरा ब्रांच ऑफिस है उस कंट्री के लॉज के अकॉर्डिंग जो बंदा ऑडिट कर सकता है उस बंदे को भी मैं क्या बना सकती हूँ, ब्रांच ऑडिटर बना सकती हूँ, ठीक है। And the duties and powers of the company's auditors with reference to the audit of the branch and the branch auditor, if any, shall be such as may be prescribed। As may be prescribed के अंदर यही लिखा हुआ है कि ड्यूटीज और पावर्स क्या होंगी, दोनों ही ऑडिटर्स की सेम होती है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ब्रांच ऑडिटर को बस अपना ऑडिट रिपोर्ट किसको फॉरवर्ड करना होता है, कंपनी ऑडिटर को फॉरवर्ड करना होता है, और कंपनी ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट किसको एड्रेस करके फॉरवर्ड करता है, मेंबर्स को, ठीक है। चलिए, नाउ provided that the branch auditor shall prepare a report on the accounts of the branch examined by him and sent to the auditor of the company, who shall deal with it in his report in such manner as he considers necessary। जो मैंने लाइन अभी अभी बोला आपको कि ब्रांच ऑडिटर अपना रिपोर्ट बना करके किसको सेंड करेगा, मेन कंपनी ऑडिटर को, देन कंपनी ऑडिटर को अपनी मेन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इस ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट को क्या करना है, मर्ज करना है, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 9, 10 और 11 इज एक्चुअली नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, जस्ट सिंपल सा थोड़ा सा बता रही हूँ, इनके ऊपर कोई क्वेरीज ना करें, ठीक है, क्योंकि हमारे कोर्स में NFRA कुछ भी नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है कुछ भी नहीं है। तो सिंपली ये सबसेक्शंस आपको क्या कह रहे हैं, ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई करने, सिंपल सी बात है। 9th बोल रहा है एवरी ऑडिटर शैल कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, करेगा ही वो। तो 10th बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, देखो होता क्या है, रूल क्या होता है, सबसे पहले ICI स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग निकालता है, ठीक है। ICI, अब कंपनीज की ICI तो सबके लिए सेम निकालता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर के लिए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो किसी के लिए भी हैं, है ना। आप किसी की भी ऑडिट करने जा रहे हो तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए सेम है। तो नाउ कंपनी के केस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ICAI ने